Hello everyone, welcome back to the channel. लास्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के वीडियो में हमने मॉनेटरी अप्रोच अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कवर किया था और अगर मैं उसको थोड़ा समराइज़ करूँ तो हमने ये समझा था कि जब सरप्लस होता है, when there is a surplus in nation's BOP, तब there is excess in the stock of money demanded. सरप्लस के टाइम पे there is excess. सरप्लस कब होता है BOP में? When there is excess in the stock of money demanded which is not satisfied by domestic monetary authorities. क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो है वो एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हो, इस वजह से वो खुद अपने मनी सप्लाई जो है चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से देन एक्सचेंज रेट चेंज होता है। तो ये हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जब किया था 14 चैप्टर, तब हमने समझा था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के सिस्टम के अंडर जो अथॉरिटीज़ है वो मनी सप्लाई को चेंज ना करने की कोशिश करती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सरप्लस हो जाता है नेशन के बीओपी में when there is excess in the stock of money demanded. On the other hand, deficit कब होता है, when there is excess in the stock of money supply. मनी डिमांड ज़्यादा हो तो सरप्लस आ जाएगा, मनी सप्लाई ज़्यादा हो तो डेफिसिट हो जाएगा बीओपी में। अब आते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब दोनों सिचुएशन में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर मॉनेटरी अथॉरिटीज़, डोमेस्टिक मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो है वो अपना मनी सप्लाई चेंज नहीं करना चाहती, तब भी ये सिचुएशन आता है। अब आते हैं मॉनेटरी अप्रोच किस तरीके से होगा बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम में। जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है तो खुद ब खुद मार्केट जो है क्लियर होता जाता है, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट होगा या अप्रिसिएट होगा। तो इस चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो जब वैल्यू ये अगर एक्सचेंज रेट है तो जब एक्सचेंज रेट इससे ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी ड्यू टू एनी रीज़न, तब हम डेप्रिसिएशन करेंगे। हम कहेंगे डेप्रिसिएशन हुआ है एक्सचेंज रेट में, और जब नीचे आएगी तो हम कहेंगे एप्रिसिएशन हुआ है एक्सचेंज रेट में। इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर मॉनेटरी अप्रोच क्या कहता है वो हम देखेंगे। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बीओपी डिसइक्विलिब्रिया are immediately corrected by automatic changes in exchange rate. Automatic changes because flexible exchange rate है in the exchange rate without any international flow of money or reserves. इसलिए इसी वजह से, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, तो हमें इंटरनेशनल फ्लो या मनी रिजर्व्स यूज़ करने, इंटरनेशनल मनी रिजर्व्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपको नहीं पता है तो एक बार जाके 14th चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कब होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो सब समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। Thus, under a flexible exchange rate system, nation retains dominant control over its money supply and monetary policy. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है, नेशन खुद रिटेन कर पाता है कंट्रोल उनके मनी सप्लाई पे। मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई से रिलेटेड है। तो अब क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, डेफिसिट सरप्लस जो भी है, तो इस वजह से क्या होता है, नेशन जो है वो कंट्रोल कर पाता है मनी सप्लाई को खुद ही, तो मॉनेटरी पॉलिसी वो यूज़ कर पाता है। एडजस्टमेंट टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन डोमेस्टिक प्राइसेस दैट अकम्पनीज द चेंज इन एक्सचेंज रेट। एडजस्टमेंट कैसे होता है, मनी सप्लाई को जब चेंज करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी लाएंगे, लेट्स से मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया, जब मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना क्या मतलब, क्या इन द इकोनॉमी कैश जो है उसे बढ़ाना। प्रिंट कैश करती है, कैश प्रिंटिंग होता है, तो वो कैश नोट्स जो है उसे बढ़ाना। तो मनी सप्लाई जब इंक्रीज़ हुआ उसके वजह से डिमांड इंक्रीज़ होगा,
डिमांड इंक्रीज होने की वजह से डिमांड वुड बी ग्रेटर देन सप्लाई, इस वजह से प्राइस राइज होगा। प्राइस राइज होगा, इस वजह से एक्सचेंज रेट कैसे चेंज होता है हम वो देखेंगे। इसी चीज़ को हम देखना चाहते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल डेफिजिट इन बीओपी, डेफिजिट इन बीओपी जो हो रहा है किस वजह से, रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्सेस मनी सप्लाई। पहले पढ़ा डेफिजिट इन बीओपी क्यों होता है, जब मनी सप्लाई एक्सेस हो जाए तब। लीड्स टू एन ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन ऑफ नेशंस करेंसी। क्यों, एक्सेस मनी सप्लाई हो गया, डिमांड बढ़ गया। अब डिमांड बढ़ा, डोमेस्टिकली आप उसे केटर नहीं कर पा रहे हो, सप्लाई उतना नहीं कर पा रहे हो, तो लोग क्या करेंगे, लोग इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करेंगे तो पहले एक्सचेंज रेट इतना था, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। जब आप डिमांड करोगे, मनी सप्लाई बढ़ गया, एक्सेस मनी सप्लाई है, एक्सेस मनी सप्लाई के वजह से डिमांड ज़्यादा होगा लोगों का, क्योंकि लोगों के पास कैश ज़्यादा है, लोगों के पास कैश ज़्यादा है तो वो डिमांड करेंगे। डोमेस्टिकली वो केटर नहीं हो रहा है उनका डिमांड, तो वो क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करना चाहेंगे तो दे विल रिक्वायर फॉरेन करेंसी फॉर द पेमेंट। अब इसके वजह से क्या होगा, दे विल डिमांड फॉरेन करेंसी। डिमांड फॉरेन करेंसी यानी डिमांड कर्व जो फॉरेन करेंसी का है वो शिफ्ट होगा। शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया, आपका जो एक्सचेंज रेट है, लेट्स से E1 से एक्सचेंज रेट अब E2 हो गया। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना वंस अगेन हियर। मनी सप्लाई एक्सेस है, एक्सेस यानी मनी सप्लाई हैज़ इंक्रीज्ड। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से नोट्स आर issued more, notes are issued more money, just reduce the thickness in the hands of people to spend। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से डिमांड इंक्रीजेस, नॉट catered by domestic supply, मतलब डोमेस्टिक सप्लाई उसे क्लियर नहीं कर पा रही है, इंक्रीज इन डिमांड। इम्पोर्ट्स इंक्रीज, इम्पोर्ट्स इंक्रीज की वजह से क्या होगा, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज। क्यों, बिकॉज या फॉर पेमेंट, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको पेमेंट करना है। इस वजह से इफ़ दिस इज़ द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड दिस इज़ द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, दिस वाज द ओरिजिनल एक्सचेंज रेट, डिमांड कर्व विल शिफ्ट। व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड, एक्सचेंज रेट न्यू इक्विलिब्रियम इज दिस, एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस। मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया, जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है इसको क्या कहते हैं, देयर इज डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। सिंपल। तो ये फ्लो चार्ट की तरह आप लिखिए तो आपको याद रहेगा चीज़ें कि कैसे चीज़ें लिंक हो रही है एक दूसरे के साथ। इट विल बी जस्ट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, मनी सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू विच देयर इज एन डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। क्यों, कैसे, तो वो फ्लो चार्ट हमने देख लिया। सो डेफिसिट इन बीओपी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेस मनी सप्लाई लीड्स टू एन ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन इन नेशंस करेंसी। तो आपने समझ लिया डेप्रिसिएशन क्यों होगा। अब डेप्रिसिएशन की वजह से विच कॉजेज प्राइसेस एंड देयरफॉर द डिमांड फॉर द मनी टू राइज सफिशिएंटली
to absorb the excess supply of money and automatically eliminate the BOP deficit. अब इसके वजह से क्या होगा, डेप्रिसिएशन की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे जिसके वजह से डिमांड फॉर द मनी राइज होगा. व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी, जो भी एक्सेस मनी सप्लाई था यहाँ पे, जो मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ था यहाँ पे, अब डिमांड फॉर मनी बढ़ गया. ये जो डिमांड फॉर मनी बढ़ गया, वो जो एक्सेस मनी सप्लाई यहाँ पे हुआ था, ये एक्सेस मनी सप्लाई जो हुआ था उसको एब्सॉर्ब कर लेगा. एब्सॉर्ब कर लिया, इस वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली बीओपी का डेफिसिट एलिमिनेट कर देगा. तो जो बीओपी, देयर वाज अ बीओपी डेफिसिट विच वाज ड्यू टू मनी सप्लाई इंक्रीज. अब जब डिमांड बढ़ा, मनी डिमांड बढ़ा, तो वो जो एक्सेस मनी सप्लाई था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो बीओपी में डेफिसिट भी ख़त्म हो गया. तो इस तरीके से वर्क करता है. इसके वाइस वर्सा सरप्लस कब होता है, सरप्लस इन द बीओपी, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी. देयर इज एक्सेस डिमांड ऑफ मनी जिसके वजह से देयर इज सरप्लस इन द बीओपी. ऑटोमेटिकली लीड्स टू अप्रिसिएशन. अप्रिसिएशन, देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर मनी. एक्सेस डिमांड फॉर मनी यानी मनी डिमांड ज़्यादा है, मनी सप्लाई कैन नॉट बी चेंज. एप्रिसिएशन करेगा मनी एक्सचेंज रेट में, देयर विल बी एप्रिसिएशन. नेशन करेंसी डोमेस्टिक एप्रिसिएशन होगा विच टेंड्स टू रिड्यूस डोमेस्टिक प्राइसेस. इसके वजह से क्या होगा, डोमेस्टिक प्राइसेस कम होंगे, thus eliminating the excess demand for money and the balance of payment surplus. क्योंकि अप्रिसिएशन हो गया, अप्रिसिएशन की वजह से ऑटोमेटिक अप्रिसिएशन होगा नेशंस डिमांड फॉर मनी, वन सेकेंड, नेशंस करेंसी में, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस उल्टा जाएगा. जो हमने पहले डेफिसिट में देखा, इसका उल्टा होगा. देयर विल बी रिड्यूस इन डोमेस्टिक प्राइसेस. डोमेस्टिक प्राइसेस कम हुआ, इस वजह से क्या होगा, अब लोग डिमांड नहीं कर रहे, इस वजह से आपका बीओपी में सरप्लस हो जाएगा. क्योंकि जो पहले मनी डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, अब वो कम करेंगे क्योंकि प्राइसेस कम है, तो मनी डिमांड भी कम करेंगे. मनी डिमांड कम करेंगे तो बीओपी में सरप्लस जो है वो बैलेंस हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. Whereas in fixed exchange rate, a BOP disequilibrium is defined as a result from an international flow of money या reserves. ये हमने fixed exchange rate system में देख लिया है. Under flexible exchange rate, BOP disequilibrium is immediately controlled by automatic changes in the exchange rate and without any international flow of money or reserves. तो ये कैसे हो जाता है, ऑटोमेटिक चेंजेस, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, अप्रिसिएशन हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनेशनल रिजर्व्स को हैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है. तो नेशन जो है वो रिटेन करता है डोमिनेंट कंट्रोल ओवर इट्स मनी सप्लाई एंड डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी. तो खुद के मॉनेटरी पॉलिसी पे अब नेशन कंट्रोल कर सकता है. The actual exchange value of the nation's currency in terms of currency of other nation is determined by the rate of growth of money supply and real income in the nation relative to the growth of money supply and real income in other nation. Actual exchange value जो nation की currency का है, exchange value बढ़ा है कि exchange value कम हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, when you are relating it. रिलेटिव चेंज या रिलेटिव ग्रोथ कैसे हुआ है, रिलेटेड टू द अदर नेशंस ग्रोथ इन मनी सप्लाई एंड रियल इनकम, नॉट नेशनल इनकम. तो आपके नेशन का मनी सप्लाई ग्रोथ एंड रियल इनकम आप दूसरे नेशन के मनी सप्लाई ग्रोथ एंड रियल इनकम के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको एक्सचेंज रेट की वैल्यू पता चलेगी कि क्या एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है. फॉर एग्जाम्पल, assume zero growth in real income and demand for money. So there is zero growth in real income.
रियल इनकम इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इस वजह से डिमांड ऑफ मनी भी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि रियल इनकम अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर मनी होगा. एज वेल एज इन सप्लाई ऑफ मनी, एंड देयर इज जीरो ग्रोथ इन सप्लाई ऑफ मनी एज वेल एज मनी सप्लाई. In the rest of the world, let's compare our with the rest of the world. So there are two nations. Nation 1 is our nation, nation 2 is rest of the world. In the rest of the world, growth in the nation money supply is axis. So in rest of the world, growth in money supply is greater axis of growth in real income. एंड दस डिमांड फॉर मनी, मनी डिमांड. तो मनी सप्लाई में ग्रोथ ज़्यादा है, वेराज मनी डिमांड में ग्रोथ उतना नहीं है. दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन प्राइस. मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी डिमांड में उतना ग्रोथ नहीं है, इस वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. प्राइस मनी सप्लाई ज़्यादा है तो पीपल आर डिमांडिंग मोर थिंग्स इन डोमेस्टिकली, तो prices will increase and thus the exchange rate there will be a depreciation. मैंने जो एक्सेस मनी सप्लाई का पूरा फ्लो चार्ट बताया वही होगा. so there will be a depreciation of foreign currency. so इस वजह से depreciation होगा foreign currency का. conversely, so यहाँ पे depreciation बताया है. conversely, increase in the nation's money supply that falls short of increase in real income and demand for money. That is money supply increase हुआ है but that is less than the demand, money demand और real income में जो इतना increase हुआ है उससे कम money supply में increase हुआ है, tends to reduce prices. क्योंकि इसके वजह से क्या होगा, prices कम होगा. देखो डिमांड फॉर मनी बढ़ा बट मनी सप्लाई उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है. तो जब मनी सप्लाई क्लियर नहीं कर पाता है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं. मनी सप्लाई उसको केटर नहीं कर पा रहा है, जितना मनी डिमांड इंक्रीज हुआ है उतना मनी सप्लाई उसको केटर नहीं कर पा रहा है, तो प्राइसेस कम हो जाते हैं. प्राइसेस रिड्यूसेस एंड एक्सचेंज रेट, देयर इज एन अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. एक्सचेंज रेट में क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन हो जाएगा करेंसी का. The actual process by which exchange rate are determined under the monetary approach is. तो बेसिकली हमने क्या देखा, मॉनेटरी अप्रोच फ्लेक्सिबल के केस में जब देयर इज एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई उस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन होगा एंड बीओपी का डेफिसिट क्लियर हो जाएगा. व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ मनी डिमांड उस केस में अप्रिसिएशन होगा एंड द सरप्लस इन बीओपी इज क्लियर्ड. अगर आपको इसका प्रॉपर ग्राफिकल मैनर में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैंने जैसे फ्लो चार्ट बनाया वैसे मैं ग्राफ एंड विथ फ्लो चार्ट आपको नोट्स के तौर पे बताऊँ कैसे वो वर्क करता है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. मैं श्योरली वीडियो उस पर बना दूँगी. लेट्स मूव अहेड. दस अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी अप्रोच अ करेंसी डेप्रिसिएशन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव ग्रोथ इन नेशन ओवर टाइम, यानी मनी सप्लाई ग्रोथ इन नेशन, while a currency appreciation results from inadequate money growth, less money growth compared to the money demand. Put differently, nation facing a greater inflationary pressure than other nation. inflationary pressure कब होता है, जब मनी सप्लाई ज़्यादा. so greater inflationary pressure than other nation resulting from more rapid growth in money supply in relation to growth in real income and demand for money will find its exchange rate rising, that is depreciation, जो कि ये फिगर में दिखाया गया है. जब there is inflationary pressure यानी inflation is more, compared to other nation. इन्फ्लेशन ज़्यादा कब होगा, जब मनी सप्लाई ज़्यादा है कंपेयर टू इंक्रीज इन मनी डिमांड, तब इन्फ्लेशन होगा. इन्फ्लेशन की वजह से आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा एक्सचेंज रेट.
तो एक इंडिकेटर आप ये भी देख सकते हो कि अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा है नेशन में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप देख सकते हो आगे चल के डिप्रिसिएशन होगा एक्सचेंज रेट में। ऑन दी अदर हैंड नेशन फेसिंग लोअर इन्फ्लेशनरी प्रेशर यानी प्राइसेस कम है, तो वो किसकी वजह से आएगा? इट इज़ ड्यू टू मनी सप्लाई लेस इंक्रीज इन मनी सप्लाई कंपेयर टू मनी डिमांड. Then rest of the world will find its exchange rate falling, that is appreciating. According to global monetarists, global जो monetarist school of thought है, the depreciation of US dollar and the appreciation of German mark during 1970s were due to excessive money growth and inflationary pressure in US, जिसके वजह से depreciation देखने को मिला, and to much smaller rate of money growth and inflationary pressure in Germany, जिसके वजह से उनके यहाँ पे अप्रिसिएशन देखने को मिला. With flexible exchange rate, the rest of the world is to some extent shielded from the monetary excesses of some nation. तो flexible exchange rate के अंडर rest of the world जो होता है, जो other nations हैं, उनको एक शील्ड मिल जाता है ड्यू टू द मॉनेटरी एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई या लेस ऑफ मनी सप्लाई के वजह से सम नेशंस की वजह से. The nation with excessive money growth यानी money supply and depreciating currency will now transmit inflationary pressure to rest of the world. क्योंकि inflation है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, मनी सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस इंक्रीज हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है. हमारे यहाँ पे अगर एक नेशन में डेप्रिसिएशन हो रहा है तो दूसरे नेशन का अप्रिसिएशन हो रहा है, दूसरे नेशन के करेंसी का, तो वहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर ट्रांसमिट करेगा, वो भेजेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्राइमरीली थ्रू देयर इंक्रीज्ड इम्पोर्ट्स रादर देन डायरेक्टली थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ द मनी और रिजर्व. इंक्रीज इम्पोर्ट क्यों होगा? लेट्स टॉक अबाउट दिस. एक्सचेंज रेट बढ़ गया है. लेट मी गो बैक टू दिस फिगर. इफ लेट्स से 1 रुपी $30 से डेप्रिसिएशन हुआ, दिस पॉइंट पे इट बिकेम 1 रुपी $1 कर देते हैं. मैंने थोड़ा उल्टा ले लिया. लेट्स टेक एट दिस पॉइंट $1 ₹30 and this becomes $1 ₹50. अच्छा, अब इस सिचुएशन में क्या होगा? when this means depreciation. अब डेप्रिसिएशन के केस में जब ये सिचुएशन आती है तब एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं. एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ते हैं? सिंपली सेइंग, यूएस का बंदा जो है पहले उसे $1 में 30 रुपीज़ मिल रहा था. लेट्स से फॉर दिस $1 उसको 30 चॉकलेट्स मिल रहे थे. ठीक है, 1 रुपीज़ 1 चॉकलेट, तो उसको 30 रुपीज़ यानी 30 चॉकलेट्स मिल रहे हैं. अब उसे सेम $1 में 50 चॉकलेट्स मिल रहे हैं, तो वो इम्पोर्ट करेगा. करेक्ट, ज़्यादा मिल रहा है यूएस वाले बंदे को, तो वो इम्पोर्ट करेगा यानी हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेगा. अदर नेशन इज़ इम्पोर्टिंग मोर, तो डेप्रिसिएशन के केस में इंक्रीज्ड इम्पोर्ट हो जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, rather than directly through export of money or reserves. तो यहाँ पे मनी या रिजर्व्स का डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट हो रहा है. दिस विल टेक सम टाइम टू अकर. ऑब्वियसली वो डिमांड करेंगे, वो इम्पोर्ट करेंगे, हम उन्हें देंगे चीज़ें, वो पेमेंट करेंगे, तो इट विल टेक सम टाइम and will depend on how much slack exists in the world economy and on structural condition. और वो उस पर भी डिपेंड करता है ये कब वर्कआउट कब करेगा, डेप्रिसिएशन होना एंड देन इम्पोर्ट बढ़ जाना और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ जाना, वो इम्पोर्ट उनका बढ़ना, वो पेमेंट करे. ये डिपेंड करता है कि रिलेशन कैसा है एंड बीच में जो बोलते हैं ना कि पेमेंट का ट्रांजैक्शन टाइम पीरियड और ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करती है, स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है. अंडर मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड इस थोड़ा बहुत जो कंट्री है थोड़ा उस पर इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट पे. मैनेज फ्लोटिंग रेट
system of type in operation today, the nation's monetary authority intervene in foreign exchange market and either lose or accumulate international reserves to prevent excessive depreciation or appreciation of the nation's currency respectively. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, समझो, तो डिप्रिसिएशन होता जाएगा, दैट विल हैम्पर अ नेशन ऑल्सो. तो इस वजह से वो थोड़ा कंट्रोल रखते हैं कि अगर प्राइस एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हुआ तो +-5 से ऊपर नीचे होने देंगे, उसके ज़्यादा हुआ तो हम कंट्रोल करेंगे. कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. That is known as managed floating exchange rate. They will intervene in exchange rate market. मतलब वो exchange rate market को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे through their own policies, ताकि ज़्यादा डेप्रिसिएशन, वो लिमिट से ज़्यादा डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन ना हो. Under such a system, part of BOP deficit is automatically corrected by depreciation of nation's currency and part is corrected by loss of international reserve. अब वो पॉलिसी कैसे लाते हैं, अगर वो पॉलिसी इंटरनेशनल रिजर्व्स को यूज़ करके लाते हैं तो पार्ट ऑफ BOP डेप्रिसिएशन की वजह से करेक्ट हो गया. अब स्टिल देयर इज डेफिसिट, लेट्स से डेफिसिट है इतना डेफिसिट है, ठीक है. मैं जनरली डायग्रामेटिकली बताना चाहती हूँ. डेप्रिसिएशन हुआ जिसके वजह से इतना डेफिसिट करेक्ट हो गया. अब जितना डेप्रिसिएशन हो गया, अगर उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है तो बाकी का भी करेक्ट हो जाता है डेफिसिट, लेकिन उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होने नहीं देना चाहता नेशन अपने एक्सचेंज रेट में. तो बाकी का जो है उसे इंटरनेशनल रिजर्व्स यूज़ करना पड़ेगा BOP का डेफिसिट क्लियर करने के लिए. तो पार्ट जो है वो डेप्रिसिएशन से क्लियर हो गया, बाकी ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं चाहता नेशन एक्सचेंज रेट में, तो वो इंटरनेशनल रिजर्व्स यूज़ करेगा. इस वजह से इंटरनेशनल रिजर्व्स जो है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स एंड पार्ट इज़ करेक्टेड बाय लॉस ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व. एज अ रिजल्ट, सो फिगर 14.2 कहाँ है, तो 14.2 14 चैप्टर में है, सो यू कैन रेफर टू दैट फिगर. मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको बता दिया है. एज अ रिजल्ट द नेशंस मनी सप्लाई इज अफेक्टेड बाय BOP डेफिसिट. तो नेशन का मनी सप्लाई BOP में डेफिसिट होने की वजह से अफेक्ट होता है एंड डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी लूजेस सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की वजह से नेशन का मनी सप्लाई डेफिसिट की वजह से अफेक्ट होता है एंड थोड़ा बहुत लॉस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अगर वो ला रहे हैं किसी रीज़न के वजह से तो डेफिसिट हो जाएगा. तो इस वजह से डेफिसिट को क्लियर करने की वजह से डेप्रिसिएशन होगा. तो हम जो इफ़ेक्ट चाहते थे मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, लेट्स से मनी सप्लाई इंक्रीज़ किया. मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मनी सप्लाई इंक्रीज एंड रिडक्शन. तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ किया तो डेफिसिट हो जाएगा BOP में, डेफिसिट हो गया, एक्सेस मनी सप्लाई लीड्स टू डेफिसिट इन BOP. डेफिसिट होगा, देयर विल बी डेप्रिसिएशन. इसको करेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल रिजर्व्स यूज़ करना पड़ेगा. तो जो मॉनेटरी पॉलिसी सोच रहे थे कि ये ऐसा इफ़ेक्ट लाएगा, वो उतना इफ़ेक्ट नहीं लाएगा. Under managed float, the nation's money supply is similarly affected by excessive or inadequate growth of money supply in other nation. तो ऑब्वियसली मैनेज फ्लोटिंग में दूसरे नेशन अपना मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे ताकि वो भी अपना प्राइसेस इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल कर सकें. ऑल्दो टू अ स्मॉलर एक्सटेंट दैन अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. हाँ, जितना वो कंट्रोल कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर, उससे कम. ऑपरेशन ऑफ द प्रेजेंट फ्लोटिंग, जो भी प्रेजेंट में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चल रहा है, मैनेज फ्लोटिंग चल रहा है, उसका कैसे ऑपरेशन होता है वो 20 और 21 चैप्टर में हम देखेंगे. ये जो पार्ट था कि कैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर मनी सप्लाई वर्क करता है या चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करता है, ये एक थियोरी दी है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल. तो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल अगर आप रीड करते हो
जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल अंडर ओपन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एच एल आहूजा के बुक पे आपको मिल जाएगा। तो इफ़ यू रीड दिस, मैं भी ट्राई करूँगी कभी इस वीक में या नेक्स्ट वीक में उस पर वीडियोज़ बनाऊँ, मैं डायरेक्टली उस टॉपिक के वीडियोज़ बनाऊँगी। अगर आपको IS, LM और ये सारी चीज़ें पता हैं क्या होती है, तो फिर आपको मुंडल फ्लेमिंग मॉडल अच्छे से समझेगा, तो आप वो रीड कर सकते हो। तो आपको ये जो था BOP में इफ़ेक्ट कैसे आता है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा अच्छे से। अदरवाइज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ वेरी गुड मैनर, फ्लो चार्ट बना के, और मैंने सारे रिलेशन कैसे वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं वो मैंने बताया है। तो डू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन ट्यूटर किसी भी पेपर के लिए, मैक्रो माइक्रो किसी भी टॉपिक रिलेटेड भी आपको चाहिए कि ISLM के टॉपिक है वो नहीं समझ रहा है, आप हेल्प कर दीजिए उसमें, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम, आपका जो भी टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए मुझसे। I'll definitely get back to you as soon as possible. And yes, don't forget to like, comment if you want any मैंने बीच में बोला कि आप डायग्राम चाहते हो एंड लिंक वाला चाहते हो वीडियो, तो आप कमेंट कर दीजिए। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड yes, if you are new to the channel, do subscribe to the channel. Thank you.